देखिए, आज हम समंदर की लहरों को अपने स्टूडियो तक ले आए हैं। ये वही समंदर की लहरें हैं जो बहुत खूबसूरत होती हैं, जो सुकून देती हैं, दिलो दिमाग को तरोताज़ा कर देती हैं। सागर किनारे बहती हवाओं में फेफड़ों की हिफाजत छिपी हुई है। यकीनन जहाँ समंदर है वहाँ हवा साफ है, जहाँ साफ हवा है वहाँ सांस लेना आसान है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। जहाँ सांस लेना आसान है वहीं ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है। जी हाँ, और यही वजह है कि कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों के फेफड़े बड़े महानगरों में रहने वाले लोगों से ज्यादा हेल्दी होते हैं। उनकी सांसों में कम जहर होता है और उनके लंग्स पर पोल्यूशन का प्रेशर भी बहुत कम पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? मीनाक्षी, इसके पीछे ठोस साइंस है। समुद्र की सतह ठंडी रहती है, जो अपनी तरफ आने वाली हर गंदी और गर्म हवा को साफ और ठंडा कर वापस भेजती है। समुद्री पानी एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है। PM 2.5 जैसे खतरनाक कणों को सोख लेता है। इसलिए कोस्टल एरियाज का AQI इनलैंड शहरों में जो AQI है उससे हमेशा बेहतर, मतलब और दिल्ली वालों को एक समंदर की जरूरत है। हाँ, या तो दिल्ली वालों को समुद्र के करीब जाने की जरूरत है। बहरहाल, और यही सी ब्रीज फेफड़ों को हेल्दी रखती है, जिससे कोस्टल इलाकों में रहने वालों को लंग्स की बीमारी कम होती है। महानगरों में हाई PM 2.5 और NO2 की वजह से लंग्स कैपेसिटी घट जाती है, लेकिन समुद्र किनारे की हवा में मौजूद नमक, आयोडीन और नेगेटिव आयंस फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं। एस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां यहां काफी कम देखने को मिलती है। अच्छा देखिए, महासागर दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक भी है। इंसानों के जरिए छोड़ी गई कुल कार्बन डाइऑक्साइड का करीब 30% हिस्सा अकेले समंदर सोख लेता है। कितने काम का है। यानी ओसीन हमारी धरती का नेचुरल एयर प्यूरिफायर भी है, जो अब कमरों में भी हमारे और आपके होता है। अब कमरों में तो ओशन आ नहीं सकता, इसलिए एयर प्यूरिफायर है। लेकिन अब इसी समंदर की वजूद पर खतरा मंडरा रहा है, और वजह है माइक्रोप्लास्टिक। एक नई रिसर्च बहुत चौंकाने वाला खुलासा करती है। माइक्रोप्लास्टिक समंदर की कार्बन सोखने की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। जो समंदर साफ हवा देता था, आज वही इंसानी गलतियों की वजह से घुट रहा है। अगर आप भी ये सोचते हैं कि प्लास्टिक की एक बोतल, एक थैली, एक स्ट्रॉ फेंक दिया तो क्या होगा, क्या नुकसान हो जाएगा, एक ही तो है। लेकिन ये जान लीजिए, हर कोई आप ही की तरह यही सोच रहा है, और ये एक एक मिलकर कचरे का बड़ा पहाड़ बन रहा है। अगर ये नहीं रुका तो धरती से लेकर समंदर तक सब कुछ तबाह कर देगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे हमने कितनी अच्छी बातें करते करते एकदम से मीनाक्षी ने एकदम से टर्न लिया और आपको सारी खतरनाक सी सच्चाई बता दी। बहरहाल, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, समंदर को बचाइए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां साफ हवा में खुलकर सांस भी ले सकें और एक बेहतर जिंदगी जी सकें। बाकी स्वामी जी के हवाले है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित जी। और देखो, हम सब प्रकृति के हवाले हैं। प्रकृति अच्छी रहेगी, हवा अच्छी रहेगी, मिट्टी अच्छी रहेगी, पानी अच्छा रहेगा, समुद्र अच्छे रहेंगे, पेड़ पौधे अच्छे होंगे तो हम अच्छे रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। और यही जीवन का परम सत्य है। और रोज योगिक जोगिक सूर्य नमस्कार पावर योग के साथ हम यही शुरुआत करते हैं। जो कुछ इस प्रकृति में होगा उसी का परिणाम हमारे जीवन में होगा। इसलिए प्रकृति और पर्यावरण, नेचर एंड एनवायरनमेंट, इसका सरोकार केवल सरकारों से नहीं है, इसका सरोकार पूरे समाज से है, हमसे है। और ये जो अंदर कचरा जा रहा है, प्लास्टिक के माइक्रोप्लास्टिक कण, वो हमारे शरीर में, हमारे खून में, हमारी हड्डियों में, हमारे लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, एक बहुत बड़े आदमी का भी नाम नहीं बोलूँगा, ब्रेन का ऑपरेशन किया गया, बड़े योगी, बहुत बड़ा नाम है उनका पूरी दुनिया में, और ख़ास करके इंग्लिश स्पीकिंग लोगों में। एक चम्मच प्लास्टिक निकला यहाँ से दिमाग से। अरे बाप रे। दिमाग में जाकर के प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है। अरे राम राम राम। बाकी तो लंग में, लंग फाइब्रोसिस उसी से हो रहा है, लीवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में, और जिनकी कोख में अभी बच्चे पल रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज के, उन छोटे बच्चों के शरीर में चला गया है।
माँ बहन बेटियां जो बच्चों को स्तनपान करा रहे हो उनके अंदर चला गया है ये प्लास्टिक के कण, और फिर ये एयर पोल्यूशन में ये गंदगी के कण, सब कुछ अंदर जा रहा है। अब इस सबको बाहर निकालना है, सिर्फ माइक्रो प्लास्टिक के कण सबको बाहर निकालना है, लेकिन घर से निकलते ही थैली में एक बोतल जाती है खूबसूरत सी, और ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं क्या रख लिया, लेकिन पता नहीं उसी से इतना सारा नुकसान हो रहा है। वो प्लास्टिक की बोतल लोग लिए घूमा करते हैं, जबकि स्वामी जी ने तांबे और पीतल की बोतल भी दे दी है बना करके लोगों को, भाई इसको इस्तेमाल करो और प्लास्टिक से बचो। लेकिन बहरहाल अच्छा स्वामी जी देखिए, अभी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का हाल क्या रहा हम सब जानते हैं। अब दिल्ली में समंदर तो है नहीं, लेकिन दिल्ली में हमने अक्सर जो है ग्लेशियर बहते देखे हैं, फिर लगता है समंदर है, लेकिन पता चला समंदर तो है नहीं, क्योंकि समंदर होता तो सांस वाली इतनी बीमारियां नहीं होती, क्योंकि समंदर के किनारे जो लोग रहते हैं उन लोगों के लंग्स की जो बीमारी है वो उनमें कम होती है। क्या समुद्री हवा स्वामी जी, उसमें मौजूद नेगेटिव आयंस और आयोडीन और इसके साथ नमक वाकई फेफड़ों के लिए एक नेचुरल मेडिसिन है? तो फिर हम सब क्या करें, समंदर के किनारे चले जाएं या समंदर यहां ले आएं? मुमकिन तो एक ही है, हम जाएं। हमारे आसपास ज्ञान का समंदर है, भक्ति का समंदर है और योग का समंदर है। हमारे घर में इंडिया टीवी का समंदर आता है, सुबह सुबह भविष्यवाणी लेके, फिर योगवाणी लेकर के, फिर जो है मीनाक्षी वाणी उसमें प्रकट होती है, उसमें ज्योत्सना वाणी, अमित वाणी, उसमें हुसैन वाणी प्रकट होती है, और उससे लोगों की जिंदगी अपने आप संवर जाती है। आपके पास यही दरिया है, आपके पास यही भगवान है, ज्ञान है, सारा समाधान है। बाहर वाला समंदर सब सच में यदि अच्छे होते हैं ना, यदि हम समुद्र को प्रदूषित ना करें, हवाओं को प्रदूषित ना करें, प्रकृति पर्यावरण को दूषित ना करें, मिट्टी को पानी को दूषित ना करें, हमने जितने भी ये संसाधनों के चक्करों में, कंफर्ट के चक्कर में सब कुछ तबाह कर डाला। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा जाता है संसाधन नहीं, साधना से जीवन संवरेगा, योग साधना। इसलिए संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल करें, और इन संसाधनों के गलत इस्तेमाल से, ओवर यूज से जो मामला गड़बड़ा गया है, अब उसको ठीक करने के लिए क्या करें? सुबह सुबह योग करें, प्राणायाम करें, आसन करें, यज्ञ करें, शंख प्रक्षालन करें, कोलन थेरेपी करें, भस्ती करें, पंचकर्म षटकर्मा करें। और ये सारे चीज़ घर पे नहीं हो पाती है तो पतंजलि योग पीठ में आ जाए, पतंजलि वेलनेस में आ जाए, जहाँ हम सब करवा देंगे। सुबह सुबह 3 काम तो जरूर किया करें। गोधन अर्घ का पान करें, नहीं तो सप्ताह में एक बार कम से कम त्रिफला या शुद्धि चूर्ण ले लिया करें। सप्ताह में एक बार पूर्ण उपवास, डेली इंटरमीडिएट उपवास, सुबह सुबह जड़ी बूटियों का रस, भूमि हवना पुनर्नवम को यादी, अर्जुन का क्वाथ, मेधा क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ, कायकल्प क्वाथ, दशमूल क्वाथ। तो ये हमारे योगी ये हमारे साथ साथ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यूँ ये, और फिर थोड़ा तेजी से कर देना तो ये पूरा जोर से ये धीरे धीरे करना, कभी पता लगा उथल पुथल हो गई। चलिए दिल्ली वालों, मायूस ना होइए आप, समंदर दूर सही, हमारी मैया का, लेकिन योग का समंदर तो हर कहीं है। बस इंडिया टीवी ट्यून इन करना है और 7:56 पर स्वामी जी के साथ काम शुरू कर देना है। भक्ति का समंदर अंदर और शरीर योग के समंदर में, फिर कहने ही क्या। बहरहाल स्वामी जी देखिए, महानगरों में PM 2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से लोगों की जो लंग कैपेसिटी है वो लगातार घट रही है। आप भी अक्सर कहते हैं स्वामी जी कि योग से फेफड़ों की खोई हुई क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, वापस हासिल किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर यकीन नहीं कर पाते। एक बार फिर से जरा बताइए कि कैसे योग से लंग्स को रिवाइव कर सकते हैं, उसकी ताकत को बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आज हम 30 सेकंड तक अपनी सांसों को रोक सकते हैं तो कल 60 सेकंड तक जा सकते हैं। पूरा ना कर सके ना तो इतना ही कर लेना, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ यूं और यूं, ये इतनी तेजी से कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अब तो हम तो ऐसे अपने शरीर को मशीन की तरह यूज करते हैं ऐसे।
स्वामी जी कभी कभी ऐसा लगता है इतनी तेजी से हाथ घूमेगा हम तो उड़ ही जाएंगे। इतना तो कर ले। पंछी बनूं, उड़ ये के चलूं, देखो इस ऐसे। नीले गगन में। ये मंजू ने इधर ही बैठी है, इसका यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम थी वो ठीक कर लिया। दीपा ने और गीता जी ने फैटी लीवर और बहुत कुछ ठीक कर लिया। चंचल ने सिस्ट और पथरी था वो ठीक कर लिया। हमारे चौहान साहब ने 1000 कोलेस्ट्रॉल था नॉर्मल कर लिया। और सुरेंद्र जी ने अपना दिल में छेद और अर्थराइटिस ठीक कर लिया। हमारे हरीश जी ने लो ये ऐसे करें, यूं करने से, ये यूं करने से, लो ये तो सब कर सकती हो। यो ये फिर ये तीसरा ऐसे, फिर चौथा ऐसे पुष्टांतर, और फिर गैस का है इसके अंदर भुजंगासन। चलो उल्टे लेट जाओ, फिर शंख बजाओ। हाँ शंख बजाओ, नहीं तो स्पायरोमीटर ला करके इससे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब देखो इसको 10-20 बार ऐसे खींच लेगा। स्वामी जी, आपने अपनी जिंदगी में लंबा शंख बजाना। किस ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिसका लंग्स आपको? जी मेरे भाई। स्वामी जी, हमने कई बार ये टेस्ट किया है अपने स्टूडियो में भी कि आप 30 सेकंड तक कोई ब्रीथ रोक लेता है तो उसका लंग्स हेल्दी है, 45 सेकंड तक चला जाए तो और हेल्दी है, 1 मिनट तक रोक पाए। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा व्यक्ति आपको मिला जो सबसे ज़्यादातर अपनी ब्रीथ को रोक सकता है, और कितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है, और क्या सारे जो छिद्र होते हैं लंग्स के वो खुले रह सकते हैं? मैं तो 2 मिनट तक खुद किया है। 2 मिनट तक 120 2 मिनट से ज़्यादा जो है थोड़ा चैलेंजिंग होता है। मैंने तो देखा नहीं कोई 2 मिनट से ज़्यादा रोकने वाला। मैंने भी 2 मिनट से ज़्यादा चेष्टा नहीं की, क्योंकि 2 मिनट से ज़्यादा काल तक यदि ब्रेन को, लंग को, हार्ट को ऑक्सीजन ना मिले तो उससे डिजनरेशन हो सकता है। हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स में कोई दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने उससे ज़्यादा जोखिम लिया नहीं। मैं तो सभी से कहूँगा 2 मिनट तक का ही लास्ट रखें। और देखो भुजंगासन के अलावा हमने ये सब भी अभ्यास बता दिए जिनसे बन पाए। तो स्वामी जी 30 सेकंड और से जो है 2 मिनट तक का सफर कितने दिनों में तय होगा? जो आज 30 सेकंड पे है उसे 2 मिनट तक ले जाना है खुद को। ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह में हो जाता है मेरे भाई। 1 सप्ताह में स्वामी जी ज़्यादा कम 1 वक्त नहीं सप्ताह में है। हो जाता है। अब जैसे हम यूँ तो ये करते हैं ऐसे और ऐसे। अब हम तो 100 बार भुजंगासन करते हैं, तो हम तो 1 सप्ताह में 100 बार पहुंचा देते हैं। ये सब कर सकते हैं। 100 बार जो भुजंगासन कर लेंगे मेरा भाई, 100 साल तक तो जिएंगे। फेफड़े, हार्ट, स्पाइन जबरदस्त होगी लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए। और एक गांव की भाषा ठसक के साथ, पूरी ताकत के साथ, दबदबे के साथ। आजकल बड़ा दबदबा था है और रहेगा। खुद शरीर में जब ताकत होती है तो स्वामी जी दबदबा कायम रहेगा कि झूठे नारे लगा रहे हैं। इससे तुम्हारा दबदबा कायम रहेगा, दमा से दम नहीं निकलेगा और फेफड़ा जबरदस्त हो जाएगा। स्वामी जी आप दमे पे आ गए हैं तो जरा दमा का दम भी निकालते हैं। खाने के बाद श्वासारी गोल्ड ले लें। स्वामी जी आजकल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी और लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। तो क्या सिर्फ प्रदूषण इसकी वजह आप मानते हैं, या फिर लाइफस्टाइल की वजह से भी फेफड़े जो है वो लोगों के कमजोर हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं? 3 बड़े कारण। एक, लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बंद कर दी। पहले लोग भाग दौड़ खूब किया करते थे, ऐसे
बोलते भी थे जिंदगी में बड़ी भाग दौड़ है, भागना दौड़ना बंद हो गया। एक बात फिर घर में भी हमारे साथ ऐसे भस्त्रिका नहीं करते, कपालभाति नहीं करते, अनुलोम विलोम दाएं से लिया बाएं से छोड़ा, सूर्य भेदी, उज्जाई, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर सर्कुलेटरी ट्रैक का 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक है। डीएनए प्रोटीन प्रोटीन फास्फोराइलेशन इंट्रा और इंटर सेलुलर सिग्नलिंग, पूरा सेल का पूरा जो है रिसेप्टर्स और सेल का उसका अंदर का न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ अच्छा होगा। एक सेल, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, 1 सेल इक्वल टू 1 यूनिवर्स। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो ये लंबे सांस भरना ये कोई ऐसे ही अनाड़ी पढ़े का काम नहीं है। जो लंबा श्वास नहीं भरता वो अव्वल दर्जे का मूर्ख है, नादान है। तो भागदौड़ बंद हो गई, प्राणायाम करना बंद कर दिया। फिर जो आपने बात बताई, चारों तरफ पोल्यूशन है, चारों तरफ रेडिएशन है, चारों तरफ स्ट्रेस है, जिंदगी में बहुत चुनौतियां हैं। वी आर फेसिंग द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, क्राइसिस एंड डिफरेंट challenges in our life, each and every step। ये तो सब चलेगा जिंदगी में। समाधान क्या है? तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच और एक्शंस होने चाहिए हमारे। वो क्या है? तो भस्त्रिका, इतनी जोर से नहीं कर सके, इतना तो करें। और स्वामी जी हमारे पास तो कोई बैंक भी नहीं है सांसों का कि अंदर कोई ऐसी कैविटी बनाकर अच्छी अच्छी ऑक्सीजन समुद्री हवा की पहले लेकर आ जाएं और फिर दिल्ली आकर काम कर ले। तो इसलिए करना यही होगा कि फेफड़ों की शक्ति बढ़ानी होगी। स्वामी जी एक और नया खतरा सामने आ रहा है, वो है माइक्रोप्लास्टिक। और शुरुआत में आप इस बात का जिक्र भी कर रहे थे, सांसों के जरिए ये माइक्रोप्लास्टिक जो हवा में घुला हुआ है वो हमारे शरीर में सांसों के साथ अंदर जा रहा है और सीधा फेफड़ों को नुकसान पहुंचाकर एस्थमा, एलर्जी इसे बढ़ाता है। स्वामी जी तो समुद्र के लिए तो खतरा है ही, हमारे पर्यावरण के लिए तो खतरा है ही, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सबसे बड़ा खतरा तो हमें भी है। हमारे सांसों के जरिए ये माइक्रोप्लास्टिक शरीर के अंदर जा रहा है। तो एस्थमा और एलर्जी, इन दोनों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? ये पूरा अस्तित्व ध्वनि की प्रतिध्वनि है। जो कुछ हम कर रहे हैं वो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुणा, अनंत गुणा होकर के वापस हमारे पास ही लौटता है। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल ठीक बात। तो अब पूरा एक चरण तो हमने अभी पहले लंग के लिए करा दिया, फिर उस गलत हवा का, गलत पानी का, और जो हमने समुद्र को प्रदूषित किया, प्रकृति पर्यावरण को दूषित किया। देखो समुद्र के किनारे 2 चीज़ें होती हैं मेरी बहन, एक तो ये अच्छी हवाएं भी हैं, यदि समुद्र प्रदूषित नहीं है तो गंदी हवाएं भी आती हैं। लेकिन एक बात और याद रख लेना, जिनके फेफड़े अच्छे उन्हीं के लिए अच्छी हवाएं हैं, बाकी तो ह्यूमिडिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। बहुत। आज का शो देख करके कभी अस्थमा वाले, दमा वाले, जिनके फेफड़ों का दम निकला पड़ा है, पहले प्राणायाम कर लेना, श्वासारी ब्रोंकोम खा लेना, थोड़ा च्यवनप्राश खा लेना, दूध में हल्दी, शिलाजीत, ये सबको बताना चाहता हूँ। और वो भी सोया वाला मिल्क घर में बना ले तो और अच्छा। सोया मिल्क में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी, सुंठी, 5 चीज़ें ले लेना। भुने हुए चने देखो मेरे सामने रखे हैं, या भुने हुए चने और खजूर, भुने हुए चने, खजूर या इसके साथ द्राक्ष खा लेना, और सब थोड़ा खाना बंद कर देना थोड़े दिनों के लिए। इतना जबरदस्त फेफड़ा हो जाएगा। अब फिर जो है आप समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे से भी ज़्यादा अच्छा जंगल, या जंगल में आप नहीं है तो देखो हमें तो चारों तरफ पौधे लगा रखे हैं, चारों तरफ कम से कम 1000 पेड़ लगा रखे हैं हमने संत कुटीर में। तो ये मैन मेड फॉरेस्ट हमने बना दिया है।
अपने घरों में गमलों में लगा लें, बालकोनी में लगा लें, घर के अंदर लगा लें, छत पर लगा लें, घर आंगन है उसमें लगा लें, जिनके अपनी कोठी अपने घर हैं बड़े, और जिनके अपने खेत हैं तो खेत की डोलों पर लगा लें। स्वामी जी लेकिन तो खुद अपने हाथों से हजारों पेड़ लगाए भाई। बचपन में तो हमने ऐसा सुना था भाई, पेड़ लगाने से पुण्य मिलता है। एक पेड़ लगाने से हजारों हवन अश्वमेध यज्ञ करने जैसा कहते हैं, फायदा मिलता है, करने जैसा पुण्य मिलता है। तो हमने बचपन में स्वामी जी पेड़ नीम आप का, बड़ का, हरिद्वार में पीपल लगा का रहे पेड़ हैं, लगाया था, उसका पुण्य अब वो हमें भी बड़ा मिल रहा है। हो गया। स्वामी जी एक संकट ये जो बहुत बड़ा है, ये जिस माइक्रोप्लास्टिक का जिक्र मीनाक्षी कर रही थी, इससे बचें कैसे? सवाल तो ये है, क्योंकि पहले के ज़माने में तो स्वामी जी जगह जगह प्याऊ होते थे। अब किसी को प्यास लगी, उसने बाजार से पानी खरीदा बोतल वाला और पी लिया, और वो बोतल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान दिन की धूप में पूरे शहर भर में घूमती है और उसी के प्लास्टिक के कण उस पानी में मिलते रहते हैं। कहीं ठहरा, उसने चाय ली, कागज़ के कप में चाय मिली, उससे खबर ही नहीं कि कागज़ उसमें इतनी एक अंदर लेयर है प्लास्टिक की। तो ये तो रोज की जिंदगी में एकदम से इस तरह से घुला है मामला, इससे कैसे बचें? देखो, चाहे प्लास्टिक के, ये कहने को कागज के कप हैं, लेकिन कागज के पेपर कप नहीं है, इनके अंदर प्लास्टिक के लेयर लगे रहते हैं। जब गरम चाय कॉफी आदि आप इनमें डालते हैं, यहाँ तक कि मैं तो फ्लाइट में भी कई बार जो है ना, वो प्लास्टिक के उसमें ही माने कहते हैं तो पेपर कप है, उसमें गर्म पानी, मैंने कहा मैं केवल गर्म पानी पीता हूँ, ना चाय ना कॉफी ना तुम्हारा खाना खाता हूँ। तो मैंने कहा ये, लेकिन ये तुम्हारे इसमें नहीं पीऊँगा, कांच के गिलास में डाल के लाओ। दोबारा उनको भेजता हूँ, फिर वो कांच की बोतल में वो पानी रखा, तो मैंने पीना ही बंद कर दिया। तो देखो, हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, जो चाय कॉफ़ी के पियक्कड़ हैं, तो बिना दूध वाली चाय कॉफ़ी अपने थर्मस में लेके चलो। आजकल स्टील के थर्मस आ गए, बहुत बढ़िया। चाय कॉफ़ी अपने थर्मस में लेकर के चलो, बिना दूध वाली, वो कभी ख़राब ही नहीं होती, दूसरे दिन तक भी ख़राब नहीं होगी। बिना दूध वाली चाय कॉफ़ी अपने घर से ही लेकर के चलो, और अपने घर से ही पानी भर करके चलो। और जो भाई जिनको फेफड़े कमज़ोर हैं, तो मुलेठी का, स्वासारी का काढ़ा बना करके मुलेठी, केवल मुलेठी पी लो अगले दिन तक, केवल मुलेठी, केवल तुलसी, उसमें थोड़ा लौंग इलायची आदि डाल लो, खराब ही नहीं होता। उसमें कोई किसी तरह का कंटेमिनेशन नहीं होता, किसी भी तरह की उसमें बैक्टीरिया वायरस फंगस नहीं होते। तो अपने घर से एक प्लास्टिक की बोतल लेकर के चलो ना। और ये बाहर का खाना क्यों खाते हो? सुबह अपने घर से खा के निकलो, शाम को घर आकर के खाओ। दिन भर इधर उधर क्यों मुंह मारते रहते हो? ये ठीक नहीं है। फिर भाई स्टील वाला तो सबसे सस्ता सौदा है, फिर तांबे वाले भी आ गए, जैसे आपने कहा, हमने भी उपलब्ध करा दिए। और भाई जो है ऑफिस में मिट्टी वाले रख लो, आजकल तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, स्वदेशी से स्वावलंबन का अभियान भी पूरा हो जाएगा। तो सारा देश स्वदेशी की तरफ लौट रहा है। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी को, सनातन को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाओ और एक स्वस्थ, समृद्ध, पूर्ण, विकसित, ऐसा परम वैभवशाली भारत बनाओ। तो हमें इन चीज़ों को छोड़ना तो पड़ेगा। फिर ये प्लास्टिक के टिफिन, ये प्लास्टिक के, फिर लेकिन आजकल स्वामी जी दिक्कत ये है, हमारे साथी हमें बता रहे हैं प्लास्टिक के कि आजकल तो मिट्टी में भी केमिकल वाला बना के दे रहे हैं। होता कहते हैं मिट्टी का है, लेकिन असलियत पता करो तो उसके अंदर भी केमिकल मिक्स किया है। राम राम। क्या करें स्वामी जी, अब कुम्हार भी खुद ही बनना पड़ेगा लग रहा है। और ये आरओ वाटर जिससे छन के आता है, वो भी सब प्लास्टिक का बना हुआ है, उसमें भी प्लास्टिक के कण आ रहे हैं। ये अगली बात बता देता हूँ, बड़ा जोखिम भरा काम है, इसलिए वापस कुएं बावड़ियों की तरफ लौटना पड़ेगा, जैसे हुसैन भाई कह रहे थे। और स्वामी जी अवेयरनेस तो अपने लेवल पर भी बहुत जरूरी है। खुदवा लिया भाई, अपने लेवल पर भी अवेयरनेस ज़रूरी है, तभी इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन स्वामी जी, जो माइक्रो प्लास्टिक है, ये सिर्फ लंग्स को ही नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि ये हमारे खून में मिलके हमारे खून को, लिवर, किडनी और यहाँ तक कि दिमाग तक पहुंच रहा है। अब आयुर्वेद की नज़र से ये शरीर के त्रिदोष जो हैं, जो बायोलॉजिकल एनर्जीज़ हैं, उनको किस तरह से बिगाड़ता है, और योगाभ्यास के जरिए क्या इन बिगड़ी हुई बायोलॉजिकल एनर्जीज़ को सुधारा जा सकता है, ये भी समझाइए। हाँ, ये एकदम आपने ठीक कहा। प्लास्टिक कणों से और तमाम तरह के पोल्यूशन से वात दोष भी बिगड़ता है। फिर ये आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HRP27, ये अलग अलग प्रकार के जो पेन मार्कर्स हैं, अर्थराइटिस के जो मार्कर्स हैं, बढ़ते हैं। उसी से ही फिर जो है ये तमाम तरह के श्वसन तंत्र से, फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। उसी से फिर एसिडिटी, पायस, फिशर, फिस्टुला, स्किन प्रॉब्लम,
बहुत तरह के उपद्रव होते हैं, तो वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ते हैं, लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो लीवर के लिए लीवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, और गोधन अर्क के अनुपान से ले, या रीनोग्रिड क्वाथ किडनी के लिए, सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ लीवर के लिए। और पूरे अंदर प्लास्टिक के सूक्ष्म कण जो चले जाते हैं ना, उसमें 3 चीज़ें ज़रूरी है। मस्तिष्क के लिए मेधा क्वाथ, अर्जुन की छाल और दालचीनी का क्वाथ हार्ट के लिए, और फेफड़ों के लिए स्वासारिक क्वाथ। ये सबसे ज़्यादा 3 जगह जमा होते हैं, यहाँ और फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम में, हार्ट में, जहाँ पर भी जमा होते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये अंदर की सफाई के लिए, अंदर की धुलाई के लिए, सूक्ष्म धुलाई के लिए। ब्रेन नर्वस सिस्टम, हार्ट और लंग, इसमें जो घुस गया ना अंदर, तो इसके लिए गोधन अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी, मेधा क्वाथ, मस्तिष्क में प्लास्टिक के कण जमा नहीं होंगे, फेफड़ों में नहीं होंगे, ये स्वासारिक क्वाथ। फिर पूरे शरीर में, लीवर आदि में, और पूरे शरीर में सर्वकल्प या कायाकल्प क्वाथ आदि ले लेना चाहिए। ये 2 अभ्यास, और फिर बैठ के फिर ये 3 अभ्यास लेट के करने चाहिए। तो देखो, हमें कुछ तो अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कि ये सब झमेला चल रहा है ना, इससे हम अपने आप को बचा पाए। बैठ के मंडूकासन से गोमुखासन तक करो है, लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मैं कहता हूँ 10-20 बार सबको, और जिनको मोटापा उनको 10-20 मिनट ये करना चाहिए। लोग करने पे लग गए और एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन भी घटा रहे, मैं तो हर वेट गो के साथ। और देखो ये अभ्यास, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, कितना कुछ सिखाते हैं ना स्वामी जी आप, बस करने की ही तो जरूरत है। और इतना आसान बना दिया है आपने कि छोटे छोटे अभ्यास से लेकर कठिन कठिन योगाभ्यास, जिसकी शरीर में जितनी क्षमता, जितनी ताकत, जितनी कंसिस्टेंसी, बस करने की जरूरत है। हर दिन अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है। और अगर खुद से मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो हम सब यहाँ पर बैठे हैं ना, स्वामी जी है ना, सबसे ज़्यादा तो मोटिवेट मैं करता हूँ। आप मोटिवेट ही तो करते हैं और अनुलोम विलोम करते हैं। थैंक यू फॉर योर इंस्पिरेशन, फॉर योर मोटिवेशन। बस मोटिवेशन करते करते आप मोटे मत हो जाना हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा स्वामी जी, ये तो कसम खाई हुई है। आपके साथ रह करके मैंने भी अपने वेट को बिल्कुल काबू में किया हुआ। लेकिन एक चीज़ स्वामी जी जो लोगों से गलती हो रही है कि हम किस तरीके से अपने झमेलों को झोलों में भर करके अपनी नदियों के हवाले कर रहे हैं, और यही नदियाँ, यही दरिया जाकर के समंदर में मिलते हैं, अपना वजूद खोते हैं, लेकिन समंदर के वजूद के लिए ख़तरा बन रहा है। अब ये सब क्या हो रहा है कि समंदर में मौजूद जो हमारा फेंका हुआ प्लास्टिक है वो समंदर में पहुंच रहा है, और बड़े बड़े क्रूज जो तैर रहे हैं समंदर में वो भी प्लास्टिक अपना सारा समंदर में फेंक रहे हैं। और यही माइक्रो प्लास्टिक फाइटोप्लैंक्टन की फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी को घटा रहा है। दरअसल समंदर के अंदर जो पौधे होते हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इसकी वजह से, माइक्रोप्लास्टिक की वजह से, इसका कार्बन एब्जॉर्प्शन की जो क्षमता है कार्बन को सोख लेने की, वो घट रही है। अब इसकी वजह से वातावरण को नुकसान हो रहा है स्वामी जी, और इंसानों में, हम सब में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज को और गंभीर बना रही है। अब जाहिर है कि हम समंदर को कैसे बचाएं जब हम इस खतरे को जानते ही नहीं है। तो लोगों को जरा आगाह करने की भी जरूरत है कि भाई आप ये जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक पूरी चेन है, यहां से समंदर तक सब कुछ खराब कर रही है, हमारे शरीर को भी और समंदर को भी, पूरे वातावरण को। ये एकदम आपने ठीक कहा। कार्बन क्रेडिट के लिए ना पूरी दुनिया में अब लाखों करोड़ का बजट दिया जाने लगा है। और देखो, सबसे ज्यादा अच्छी ऑक्सीजन जो समुद्र के किनारे पर जो पेड़ होते हैं उनसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है, और सबसे ज्यादा गंदगी वो सोखते हैं। ये नेचर ने भी इतना ज़्यादा ऑटोमाइजेशन किया हुआ है, इतना ज़्यादा एक नैसर्गिक एक व्यवस्था की गई है। हमने उस निसर्ग को, प्रकृति को हमने इस तरह से तहस नहस किया है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए, इसलिए हमारे जीवन में विकृतियाँ आ गई हैं। बस इतनी सी बात कहूँगा, आने वाले समय में कार्बन क्रेडिट के लिए जहाँ के समुद्र के किनारे स्वच्छ होंगे, उन देशों को जिनके खेतों में अब कार्बन क्रेडिट के लिए पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार की मुहिम चल रही है,
तो मैं तो चाहता हूँ जो किसान अपने खेतों में खास करके जिन्होंने बगीचे लगाए हुए हैं, आम के बगीचे हैं, लीची के बगीचे हैं और अमरूद के फलदार वृक्षों के जिन्होंने बगीचे लगाए, उनको भी कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए। उससे ये समस्या का सॉल्यूशन होगा आने वाले समय में। एक वक्त ऐसा था पूरी जमीन देश में ज़मीन अधिग्रहण और अलग अलग चीज़ों के लिए चला, लेकिन बोले जिसमें बाग लगा होगा उसको नहीं काटा जाएगा, वो अधिग्रहण के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए बहुत लोगों ने उस समय बाग लगाए थे, इसलिए बहुत चीज़ें बच गई। खैर छोटी छोटी ऐसी पहल करनी पड़ेंगी और अंदर का वो गंदगी निकालने के लिए ना भस्त्रिका के साथ ये कपालभाति भी करना पड़ेगा। स्वामी जी, एक सवाल बड़ी देर से कुलबुला रहा है। से लेकर के अर्जुन की छाल, दालचीनी, मैदा क्वाथ, सांसारी क्वाथ, पीड़ा नील, आपकी इजाजत से पूछ ही लेता हूं। के सारे माइक्रो प्लास्टिक के कण भी शरीर से बाहर हो गए। स्वामी जी, बाजार में रोजाना बढ़ती हुई प्लास्टिक की बोतलों की तादाद की वजह से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, और हर कोई ये सवाल का जवाब जानना चाहता होगा, क्योंकि आपकी मुलाकात तमाम सरकारों के प्रमुखों से होती है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के देशों में आप जाके लोगों से मुलाकात करते हैं। क्या सरकारों के लेवल पर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कुछ पाबंदी, कुछ कमी लाने की कोई कोशिश आपको दिखाई देती है क्या? इसके साथ साथ अब प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी। कोशिश तो हो रही है, लेकिन लोग ना भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते करते ये सोचना है, सरकारों की सोच में तो है, लेकिन इंडस्ट्रियाँ बड़ी शक्तिशाली है और कई जगह जो है कुछ मजबूरियाँ भी लोग बताते हैं, और लोग सस्ते के चक्कर में वो कांच या और दूसरे जो प्लास्टिक के विकल्प हैं, इसके लिए गडकरी साहब ने कई बार बेम्बो से बनी हुई बोतल, बेम्बो से बने हुए अलग अलग पैकेजिंग, दूध से लेकर के हमारा दूध भी प्लास्टिक की थैली में आता है। लो अब क्या करेंगे आप? तो ये दूध से लेकर के और बाकी सारे हमारे औषधियों से लेकर के, क्यों कंफर्ट के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में, तो नए विकल्प खोजने की जरूरत है। सरकारों को, समाज को और कुछ नए जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं उनको इस तरह के नए इनोवेशन करने पड़ेंगे, जिससे कि इस त्रासदी से, इस 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी है माइक्रोप्लास्टिक कण, pollution, nature and environment. This is the biggest challenge for all this materialistic world. इस पूरे भौतिक जगत के लिए ये सबसे बड़ा प्रश्न है, चुनौती है, और इसका हम स्वयं को समाधान बनना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये समझ में आई कि सरकारों की अपनी कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप अपने साथ एक पीतल की बोतल या फिर आप तांबे की या फिर स्टील की बोतल रख सकते हैं। प्लास्टिक वाली को सबसे पहले किनारे कीजिए, फिर सरकार से आप सवाल पूछिए कि आपने क्या किया। अब स्वामी जी आगे बढ़ते हैं, वक्त संजीवनी का हो गया है। स्वामी जी, आज की संजीवनी का वीडियो जम्मू से आया है। बिशंबर दास साहब ओरल हेल्थ ठीक करने का तरीका बता रहे हैं। अगर आपके मुंह में छाले हैं या दांतों में मसूड़ों की समस्या है, या आपका गला जो है वो किस तरीके से आपको तंग कर रहा है, खराश है, तो आप क्या करोगे, आपको अपनी किचन में 4 वस्तुएं उपलब्ध जरूर मिलेंगी। इस तरह की चीज़ें, ये मीठा सोडा है, इसमें मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है। उसके बाद आप आधा चम्मच चीनी लेंगे, और ये चीनी भी मैंने इसमें डाल ली है, और इसके तरह आधा चम्मच आप नमक लेंगे, रॉक साल्ट, वो भी आपने ऐड करना है। और चौथी चीज़ है फटकरी। फटकरी भी आधे चम्मच से भी कम मात्रा में आप इसमें डालोगे। इसमें मैंने सभी वस्तुएं, ये चीज़ें डाल ली हैं। आप इसको गोल बनाइए, और गोल को इस गरम पानी से आप इसके गरारे करेंगे। अगर मुंह की समस्या बाहर की है तो आप इसको मुंह में ही गरारे करने का प्रयास करेंगे। अगर समस्या आपको गहरे गले तक तंग कर रही है तो आप इसको गहरे गले तक इसके गरारे करेंगे। स्वामी जी, कुछ और इसमें जोड़ना है? बहुत अच्छा है। बस चीनी के जगह इसमें मुलैठी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मिठासरी होता है। खांड, गुड़, शक्कर आदि या हनी डाल सकते हैं, इतना ऐड ऑन कर ले। और जो है अप्पा मार्ग का गरारा किसी ने कर लिया तो गले से लेकर के, दांत से लेकर के पूरे शरीर की दुर्गंध, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और 100 साल तक दांत पत्ती सी एकदम चकाचक रहेगी। तो संजीवनी के लिए विशंबर जी का और तमाम हमारी माँ बहन बेटियाँ ज़्यादा भेज रहे, भाई भी अब जागरूक हो रहे हैं, सबको अभिनंदन है। और ऐसे ही धरती की संजीवनी, योग की संजीवनी, हमारे
पूर्वजों के ज्ञान की संजीवनी और भगवान की भक्ति, रघुपति भक्ति सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धामति पूरी, सबको आप रोज दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। बोलो भारत माता की जय, इंडिया टीवी की जय। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद।